आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये 1980s में जो एक तस्वीर आई थी, रोनाल्ड रेगन जो जिहादियों के साथ बैठे थे, उसकी याद दिलाती है। डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद बिन सलमान, मार्क रूबियो, लेकिन ये जो आदमी है, इसका नाम मत भूलिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में काफ़ी चर्चा में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे लगता है, देखिए दोनों तरफ ये डेंजरस गैम्बल भी हो सकता है और एक इनके लिए विन सिचुएशन भी हो सकती है, बट अमेरिका के लिए सब कुछ बेकारी रहा है जिस पर इन्होंने दांव लगाया है। और यहाँ पे फिर से ये इस आदमी, इसका नाम है अल शारा उर्फ अल जलानी। ये आदमी, अमेरिका ने इसके ऊपर $10 बिलियन, $1 करोड़, 1000 करोड़, पता बताओ तो 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, इनाम रखा था इसके ऊपर, इतना ज्यादा। और आज डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं से हाथ मिला रहे हैं। इन्होंने मीटिंग की सऊदी अरेबिया में, प्रॉपर मीटिंग की, और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बोला था कि हमको सीरिया में हाथ नहीं लगाना, अपनी फोर्सेस को पुल बैक करना शुरू किया था, आज इससे मिले, कल इनफैक्ट। और ये जब तस्वीरें आई तो सबको रोनाल्ड रीगन की याद आ गई कि जिस तरीके से रोनाल्ड रीगन ने आतंकियों को बनाया था, अलकायदा को बनाया था, ओसामा बिन लादेन अमेरिका के पैसों पे मौज किया, पाकिस्तान मौज किया, तालिबान बना, वहीं फिर ना कुछ शुरू हो जाए। तो पूरी कहानी समझते हैं दोस्तों। अब देखिए, बहुत डीप में तो मैं नहीं जाऊंगा, इस पे मैंने काफ़ी 10-15 लेक्चर्स किए हैं सीरियन सिविल वॉर पे। अभी दिसंबर में जो तख्ता पलट हुआ था, हयात तहरीक अल शाम HTS, इस समय यही ताकत में इन्हीं का इंटरिम प्रेसिडेंट अल शारा उर्फ अल जलानी। तो बहुत कुछ है जानने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में कहानी बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डोनाल्ड ट्रंप और इनकी मीटिंग रहेगी। चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स हमने एक दिन के लिए ऑफर चलाया। अभी आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। 50 किताबों का रिव्यू, 50 घंटे से ऊपर, टोटल लेक्चर्स 35 के करीब है दोस्तों। लाइफ बदल जाएगी। कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो सीरिया के नए प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे, जिनका नाम है अहमद अल शारा। और ये परसों हुआ, इनफैक्ट वेंसडे को। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो अमेरिका के ऊपर भरोसा उठ चुका है कि आप इस देश के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। दोगला देश है। आज अमेरिका जो अमेरिका इन्हीं लोगों को गरिया रहा था धर के, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि कल को हाफिज सईद भी आपको अमेरिका में मिल जाए, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट हाफिज सईद के साथ जुड़ेंगे तो। अमेरिका किसी के साथ भी हाथ मिला देगा अगर उसको पैसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि सारे वॉर अमेरिका ने हारे हैं। ऐसा कोई भी वॉर नहीं है जहाँ पे अमेरिका घुसा है वहाँ पे पिट के वापस आया है। और अब ये सीरिया में घुसना चाह रहा है। तो जो आदमी है, जो ट्रंप, मतलब ये, इसका नाम था मोहम्मद अल जलानी, और ये जलानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम था। 5 साल अमेरिका ने इसको गिरफ्तार किया था, 5 साल जेल काट के आया है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका ने वहां से ही इसको तैयार किया। अमेरिकन ऑफिशियल्स मिले होंगे और इसको, ये अमेरिका का ही आदमी है दोस्तों। ये पहले तो होगा शायद जिहादी, जो शायद क्या जिहादी था, ये आतंकी था, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसको तैयार किया होगा कि तुम हमारे लिए काम करो। तभी ऐसी मीटिंग हमको देखने को मिल रही है। इस तरीके के पोस्टर थे। $10 मिलियन का रिवॉर्ड था 2016। और आज दोस्तों वही 8-9 साल के बाद आप देख सकते हैं कि अमेरिका इसी के साथ जो है वो हाथ मिला रहा है। और अभी आपको पता है कि अमेरिका जो है वो गल्फ दौरे पर हैं। सऊदी अरब, कतर, इन सब से मिलने जा रहे हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और ये जो हैंडशेक हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। तो आखिरकार HTS है क्या, मैं थोड़ा सा आपको कहानी बता देता हूँ सीरिया की, है ना। और फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊँगा, बस आपको एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैंने किया हुआ है चैनल पे कवर, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा। और भैया सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा। देखिए सीरिया जो है ना, सीरिया वेस्ट एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब ट्रेड होता था तो सीरिया का बहुत इस्तेमाल होता था। ट्रेड रूट, सिल्क रूट, सब यहीं से होकर गुजरता था, ठीक है। और बिल्कुल इजराइल जो है बीच में सैंडविच्ड है, अगर हम सीरिया की बात करते हैं। और अक्सर जो है वो इजराइल और सीरिया जो है आपस में लड़ते भी रहते हैं। इनफैक्ट इजराइल जितने भी आप देशों से वो घिरा हुआ है, झगड़े होते रहते हैं। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। फिर ऑटोमन्स के कंट्रोल में आया सीरिया, तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना।
और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन में 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर टूट गया पूरा, और उसके बाद फिर टर्की बनाया गया, एनाटोलिया पेनिनसुला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इतिहास मैंने कवर किया है इस पे भी बड़े, क्योंकि ये जो पूरा एरिया ना अभी भी दुनिया भर के रिसोर्सेज जो बहुमूल्य रिसोर्सेज है ना वो यहीं से आते हैं। और पहले भी जब रोमन एम्पायर था ना तो एनाटोलिया से, जो आज का मतलब पहले का ऑटोमन एम्पायर आज का टर्की है, यहाँ से ही आता था। ऑटोमन बहुत बड़ा एम्पायर था दोस्तों, बहुत बड़ा। रोमन एम्पायर के बाद ऑटोमन एम्पायर सबसे बड़ा था, चौथी कैलिफेट उसको बोला जाता है। लेकिन 1918 में वो टूट गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब देखिए ब्रिटिशर ने, ये तो एकदम मैं क्या ही बताऊं कि ये आज जो अमेरिका करता है ये पहले ब्रिटिशर करते थे। ब्रिटिशर काफ़ी खूंखार थे, हालांकि उन्होंने स्टेबिलिटी के नाम पे दुनिया को तबाह कर दिया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसमें पहले तो सबको उन्होंने गोली दी, बोला कि सुने काम करते हैं, तुम हमारी मदद करो तो हम तुमको तुम्हारा जो है वो कंट्री दे देंगे। बट आपको पता है कि जर्मनी और ऑटोमन वो साथ में लड़ रहे थे, जर्मनी ऑटोमन हार गए। अब क्या होता है कि यही जो ब्रिटिश है और अमेरिका है, इन्होंने पूरे ऑटोमन को डिवाइड कर दिया कि तुम ले लो भेड़ियों की तरह, अच्छा तुम ले लो, अच्छा सीरिया किसका, फ्रांस तुम ले लो बेटा। फ्रांस के बाद सीरिया जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में था। बाद में फिर केमल पाशा अतातुर्क, जिनको फादर ऑफ टर्की बोला जाता है, वो आए और उन्होंने फिर टर्की की नींव रखी। और कमाल के आदमी थे वो, इस्लामिक देश में इकलौता डेमोक्रेटिक देश था टर्की, लेकिन आज उनके प्रिंसिपल चले गए हैं और आज अर्दोगान वही ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी को रिवाइव करना चाहता है। उसकी हम बात कई बार कर चुके, तो उस पर अभी हम नहीं जाते। तो अब क्या है कि यहाँ पे फ्रांस के पास सीरिया रहा, और फिर 1940 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे सीरिया में। और उसके बाद फ्रांस को जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो डीकोलोनाइजेशन के तहत फ्रांस ने भी बोला कि भैया हम जा रहे हैं, तुम देख लो अपना, तो सीरिया को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों सीरिया में फिर पावर टसल चलती रही, आर्मी थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत कुछ हुआ, ये दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक। 1960 आते आते दोस्तों 7-8 बार तख्ता पलट हुआ था। फिर हाफिज अल असाद एक मिलिट्री कमांडर आते हैं, और हाफिज अल असाद ने बोला बहुत हुआ सम्मान, और उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ली। और 1970 बाथ पार्टी 1963 में आ गई, वही बाथ पार्टी जिसने पूरे वेस्ट एशिया में तबाही मचा दी थी। इराक से लेकर सीरिया से लेकर हर जगह ये बाथ पार्टी जो है वो कंट्रोल ले रही थी, ठीक है। इजिप्ट में भी, खैर इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड ज़्यादा एक्टिव था। तो अब क्या हुआ कि भैया जब हाफिज अल असद के बाद 1970 पे सत्ता आई तो उन्होंने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, और स्टेबिलिटी लेके भी आए, लेकिन उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम थी, इसके इल्ज़ाम लगते रहे। तो सीरिया जो है वो स्टेबल हुआ काफ़ी हद तक, लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, है ना। अब 30 साल बाद जब इनका देहांत होता है तो 2000 में डॉक्टर साहब है बशार अल असाद। अब बशार अल असाद जो हैं वो आए। अब बशार अल असाद जब आते हैं तो सबको लगा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, ये हमारी किस्मत बदलेगा, लेकिन उन्होंने भी किस्मत नहीं बदली। वो भी अपनी फैमिली की लेगेसी को, अपने दादाजी और अपने पिताजी की लेगेसी को फॉलो करते रहे, और उसने भी ब्रूटल सप्रेशन शुरू हुआ। फिर आता है 2011 मोहम्मद बुआजीजी, एक सब्जी बेचने वाला आदमी जिसको तुनीशिया की सरकार बहुत परेशान करती थी कि इधर ठेला मत लगाना, उधर ठेला मत लगाना, कभी इसको मार के चले जाए। वो तंग होकर उसने करप्शन से सुबह लगभग 11:30 बजे अपने ऊपर तेल छिड़क के पूरे शरीर में आग लगा ली। अब वो जो चिंगारी थी वो आग में भड़क गई, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान थी, पूरा तुनीशिया परेशान था कि जो बेन अली के डिक्टेटरशिप है वो भी 1989 से था ससुरा, है ना, कि ये जो इतने समय से इसने सत्ता को हथिया के रखा है, ईना चौलबे। और उसके बाद फिर ये जो मोहम्मद बुआजीजी का इंसिडेंट हुआ, पूरे तुनीशिया ने रातों रात रेवोल्यूशन आ गया और शुरू हो जाता है अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग लो बेटा, लीबिया में गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मारा, है ना, दौड़ा दौड़ा के, जितने भी डिक्टेटर्स थे उन सब की शामत आनी थी। इराक में प्रॉब्लम, आइसिस का उदय हो गया, है ना। सऊदी अरब लगभग वहां पे तख्ता पलट कर दिया था, लेकिन वहां अमेरिका की हेल्प से सऊदी ने सबको कंट्रोल में कर लिया, बहुत मारा सबको, बहुत कत्लेआम मचाया। फिर इजिप्ट में सब वही कायरो में सब जमा हो गए इजिप्ट में, ठीक है, और बोला कि हाँ मारो बम, ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, हौसनी मुबारक कह रहे 60 बोला कहा बेटा मर नहीं आया, मार दो, गिरा दो, मर नहीं आया। इजिप्ट में भी डेमोक्रेसी आई, लेकिन वो खाली एक फसाड था, वो एक मुखौटा था, एक्चुअल में वहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल कर रही थी। तो कुछ जगह पे, वैसे ज़्यादातर जगह पे वही हो गया जो था, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आ गई। सीरिया बेचारा फंस गया।
सीरिया में भी रेवोल्यूशन हुए। अब सीरिया में बशार अल असद भयंकर प्रोटेस्ट होने लगे, भयानक प्रोटेस्ट होने लगे। सीरियन आर्मी ने तो दोस्तों, वो बहुत फेमस इंसिडेंट है कि कितने बच्चों को मार दिया था, 15-15, 16-16 साल के। तो उनके जब पेरेंट्स पहुंचे थे कि भैया हमारे बच्चे का है, तो इनकी आर्मी बोली थी बच्चे चाहिए आ जाओ, अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो, हम पैदा करके दे देंगे। तो वहां पे वो और रेवोल्यूशन हिंसक हो गया। और दोस्तों अब शुरू होता है एक बहुत बड़ा खेल सीरिया में। अब सीरिया में बशार अल असद को रशिया सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है। आपको जान के हैरानी होगी, अब सीरिया के चैप्टर से समझेंगे कि जो देश एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है वो यहां पे आके दोस्त हो गए। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही है। टर्की ईरान साथ में मिलकर हमास को सपोर्ट करेंगे और टर्की ईरान यही सीरिया में आमने सामने हो जाएंगे। तो ईरान जो है वो जबरदस्त, ईरान जो है और इधर रशिया जो, इनफैक्ट चाइना, उन्होंने बशार अल असद को सपोर्ट किया, बोला कि मारो सबको। इधर एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस खड़ी हो गई, फ्री सीरियन आर्मी फोर्सेस, नेशनल सीरियन आर्मी। इसको टर्की ने सपोर्ट किया और अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, सऊदी ने सपोर्ट किया। रिबेल्स को, एक तरफ बशार अल असद थे, ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ एक रिबेल्स थे जो फ्री सीरियन आर्मी तो थे और ये सब। तो इधर जो रिबेल्स थे उनको अमेरिका, सऊदी, टर्की का सपोर्ट था। और इधर जो बहुत लंबी खिचड़ी, बहुत बुरी खिचड़ी पकने वाली अभी, इधर जो बशार अल असद थे उसको रशिया और ईरान ने सपोर्ट किया। अब आप बोलेंगे सर ये एचटीएस कहां से आ गया? आईसिस कूदा, बगदादी कूदा। आईसिस यहां अलग ही अपना खेल खेल रहा है। उसने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। आईसिस ने धीमे धीमे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तब अमेरिका और रशिया दोनों को समझ में आया कि सबसे पहले आईसिस को खत्म करो, अपनी दुश्मनी भुला के सबसे पहले इनको मारो। तो अमेरिका ने कुर्दों को सपोर्ट किया। कुर्दों को जब सपोर्ट किया तो कुर्दों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करके आईसिस को खत्म किया। और जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, तो उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम कोई मदद नहीं देंगे, कुर्दों को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। यही कुर्दिस्तान के अलग की बात कह रहे थे कि हमको अलग कुर्दिस्तान चाहिए, और यही कुर्द टर्की के दुश्मन है, ठीक है। और यही टर्की अमेरिका से हाथ मिला के ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है। अजीब और गरीब चीजें हो रही है। मैं बता रहा हूं खिचड़ी पकेगी, कंफ्यूज होंगे बस, लेकिन आपको यही समझना है कि असद को रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, और इधर असद, याद रखिएगा असद शिया है, तो जाहिर सी बात है शिया रिजिम सपोर्ट करेगी। और आईसिस सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उधर सुन्नी देश, खैर आईसिस को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो रिबेल्स है उनको अमेरिका और सऊदी का सपोर्ट था, ठीक है। आईसिस का गेम खत्म, लेकिन अब बगदादी जो है वो गेम कर गया और उसने बोला अरे सुनो, एक अल नसरा फ्रंट बनाते हैं, और यहां पे जलानी को बुलाया, बेटा इधर सुनो, तुम संभालो। बाद में ये अल नसरा फ्रंट जो है ये और ज्यादा जो है वो, अब कहते हैं कि अलकायदा से ही निकला था ये जो आज का एचटीएस है, ठीक है। ये और ज्यादा बड़ा बना और एक और फ्रंट बनता है, लेकिन फाइनली सब कुछ मर्ज करके एचटीएस बना। और एचटीएस जो बना, इसमें एक तो ये जो एचटीएस अलकायदा शामिल था और उससे पहले अल बगदादी भी शामिल था। अब ये जो एचटीएस है, इसने सारे जिनकी सिमिलर आइडियोलॉजीज थी सबको मिला लिया और फिर इसने हमले शुरू कर दिए। अब देखिए, अभी तक रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था सीरिया को, बशार अल असद को, लेकिन 2022 में हो जाती यूक्रेन वॉर, तो इसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो हट गया और बोला कि भैया तुमको बाद में देखेंगे, पहले हम यूक्रेन से लड़ लें। तो इधर सपोर्ट आधा हो गया। फ्री सीनियर आर्मी, नेशनल आर्मी, वो अमेरिका ऑलरेडी छोड़ के चला गया था। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए, उन्होंने बोला भैया हमको अमेरिका फर्स्ट की प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी अमेरिका फर्स्ट है, तो हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो डोनाल्ड ट्रंप निकल गए बाहर बहुत तेजी में। बचा टर्की, वो भी लिमिटेड सपोर्ट दे रहा था। तो यहाँ पे विक्टर कौन हुआ? एचटीएस, क्योंकि उनके पास ताकत बढ़ती गई, ग्रुप्स आते गए। और दोस्तों अब पिछले साल दिसंबर में एचटीएस ने 7 दिन के अंदर अंदर एकदम से अटैक किया, एलेप्पो लेकर दमास्कस सारे शहरों को अपने कब्जे में लिया। रातों रात बशार अल असद जो है वो रशिया भागे। पर व्लादिमीर पुतिन तो बोला अरे आ जाओ मेरे दोस्त, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, आओ बैठो मेरे दोस्त, खाओगे क्या खाओगे बताओ, यहीं रहो तुम मेरे साथ, साथ में रहेंगे, कोई बात नहीं, तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं बेटा, ऐसे पुचकारा। तो बशार अल असद ने बोला ओके सर। तो अभी बशार अल असद मॉस्को में ही है। ये होता है दोस्तों, जो देश जिसको सपोर्ट करता है, जब तख्ता पलट होता है उसका लीडर वहीं भागता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि एचटीएस के पास पूरा कंट्रोल आ गया। और ये एचटीएस अमेरिका, क्योंकि अलकायदा से लिंक है, आईसिस से लिंक है, तो अमेरिका को फूटियाक नहीं छुहाता था। अब ये अल जलानी बन गया अल शारा, सेम नाम चेंज कर दिया, पार्टी बदल लिया, लेकिन नाम एक ही है, आदमी वही है। तो अब क्या हुआ कि भैया पिछले 6 महीने से सीरिया में अल शारा है, सीरिया वाले जश्न मना रहे कि स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इनको चाहिए सपोर्ट। अब बलूचिस्तान को अगर आज कह दे अमेरिका की बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, 1 हफ्ते बाद बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा।
खाली कहने से कुछ नहीं होता, यूनाइटेड नेशंस को मान्यता देनी पड़ेगी, देशों को मान्यता देनी पड़ेगी, अमेरिका को मान्यता देनी पड़ेगी। तो अमेरिका ने बोल दिया इनके। अब देखिए टर्की ने, कहा जा रहा है टर्की ने फोन पे बात कराई, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, अरे सुनो सुनो रुको, डोनाल्ड ट्रंप को भी मैं ले रहा हूं लाइन पे। अर्दोगान ने बोला, फोन किया, कह रहे रुको रुको अल शारा, एक काम करते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी कॉन्फ्रेंस में बोला, हाँ क्या हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ओके यार मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कथा सिखाने के लिए तैयार। तो बहुत ही गंदी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों की बात हुई, ठीक है, और बताया जा रहा है आधे घंटे बात हुई, आधे घंटे तो आधे घंटे दोनों में बात हुई, और ये हिस्टोरिक माना जा रहा है। और मैंने बताया ना कि सीरिया बहुत सेलिब्रेट कर रहा है। आधे घंटे बात हुई और परसों ये तस्वीर आ गई कि लो भैया, मोहम्मद बिन सलमान ने, कहा जा रहा है ब्रोकर कराया, और टर्की था, इस अर्दोगान थे, और ये सब के सब बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए टर्की सामने नहीं आया, मीटिंग में नहीं आया, बट जो कॉल थी उसमें ये था, राइट। तो ये हिसाब किताब। और उसी समय हाफिज अल असाद ने बिल क्लिंटन से, यही 2000 में भी सेम यही हुआ था। और आज इतिहास दोहरा रहा है, अल शारा ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो मैंने जो भी तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे मैं हटा रहा हूं, और कल से नया दिन शुरू होगा, वॉलमार्ट खोल देंगे बेटा, दमास्कस में वॉलमार्ट खोल देंगे, चिंता मत। ऐसा बोला नहीं, अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं मैं, एक फ्रेश स्टार्ट। और अब बोला कि ठीक है, जो सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर लगाए थे बहुत पावरफुल थे, तुमको क्रिपल कर दिया था, ईरान के ऊपर नहीं हटा रहे, लेकिन सीरिया के ऊपर हटा दिया। इंटरेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये हमारा आदमी है, और उसके बाद फिर सब के सब बड़े खुश हुए, सबने तालियां बजाई, वेरी गुड, वाह वाह क्या बात हुई है। ट्रंप की स्पोक्स पर्सन कैरोलिना बोलती है कि अल शारा जो है, उन्होंने यही बोला कि देखो यार, सीरिया से आप फॉरेन फाइटर हटा लो, और इस्लामिक स्टेट को डिटेंशन फैसिलिटीज़ जो कुर्दिश है, ठीक है ना, कुर्दिश, क्योंकि कुर्द बोल रहे हैं ना कि इस्लामिक स्टेट जो भी उनके आतंकियों को छोड़ दिया गया है, तो बोला कि आप इनसे हटाइए और ये आतंकियों को दोबारा से जेल में डालिए। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि क्या डिसीजन आया, वाह 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 डोनाल्ड ट्रंप भैया, हो। तो उसके बाद फिर बोला कि सैंक्शंस हटाते हैं हमारे सीरियन अरब रिपब्लिक भाइयों के लिए। और की मूवमेंट है कि सफरिंग, ये इनके खिलाफ थे सऊदी अरब, है ना, फ्री सीरियन आर्मी, डेमोक्रेटिक आर्मी सब गई, सब तेल लेने गई, है ना, तेल लगा लो डाबर का, तो वही बता रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो कांड किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरे हिसाब से ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री को देखते हो, और ये जितने भी HTS और ये सब, हालांकि आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब HTS कस्टडी में था, तो मैं बता रहा हूँ ना कि 110% अमेरिका आया और उसके साथ डील की है कि बेटा कहाँ फटते रहते हो तुम लोग, एक काम करते हैं, एक डील कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अमेरिका की मदद होगी, लिख के रख लीजिए, CIA ने उनकी मदद की होगी इस ऑपरेशन को करने में, कि चलो बशार अल असाद को, इधर रशिया अलग थिएटर में उलझा है, ईरान को हमने इजराइल से उलझा ही रखा है, बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे पास कि तख्ता पलट कर दो, कर दिया। तो ये अमेरिका का आदमी है, ये मैं आपको साइन करके दे रहा हूं। तो और इसका रीजन एक और चीज, एक और बताता हूं मैं। HTS ने ना वेस्ट से पहले तो बहुत कट्टर थे, क्योंकि अलकायदा और अमेरिका आप समझ ही रहे, लेकिन HTS इनके लीडर ने बाद में, अल शारा ने बोला कि यार ठीक है यार, वेस्ट का सपोर्ट चाहिए हमको, यानी कि ये लिबरल हुआ थोड़ा, इसने वो कट्टरता हटाई जब ये जेल से बाहर आया। अब आप समझ रहे हैं ना, तो वही है। अब सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इजराइल का क्या, इजराइल का क्या, अमेरिका ने इजराइल अंदर तक घुसा हुआ है, यहूदी अंदर तक, इनकी कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, जिसमें सिर्फ यहूदी है। इजराइल बहुत नाराज़ है, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते तो बिल्कुल सही नहीं होंगे। यही अभी पिछले साल इजराइल ने इनकी एम्बेसी उड़ा दी थी सीरिया की, ईरान में, जो ईरान की एम्बेसी सीरिया में थी, और यही सीरिया काफ़ी इजराइल को परेशान कर चुका है। हर वॉर में सीरिया ने इजराइल के खिलाफ लिया है यहाँ पे, और इजराइल बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला सर सैंक्शन मत हटाइए, आप क्या कर रहे हैं, ये एक मिलिटेंट है, और सीरिया जो है वहां पे आप, वही अफगानिस्तान वाली गलती, सारे आतंकी यहां पे आ जाएंगे, और ऑलरेडी आ रहे हैं, आईसिस के आतंकियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है ये HTS कोई दूध का धुला है? आतंकी संगठन है भैया, बगदादी अलकायदा। एक नया थिएटर खुल जाएगा, बहुत तबाही मच सकती है। लेकिन भैया डोनाल्ड ट्रंप ठहले, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला छड़ा यार, बिजनेस करते हैं, बिजनेस देखो, दिस इज बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन भारत को ये समझना पड़ेगा कि आप अमेरिका के ऊपर बिल्कुल दोगला है, ठीक है,
बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मैं वही बता रहा हूं, कल को ये किसी भी आतंकवादी को बुला लेगा, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, किसी को भी बुला सकता है अमेरिका और उनके साथ मीटिंग कर सकता है। यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है। रिसोर्स, यूक्रेन के साथ क्या किया अमेरिका ने? यूक्रेन को बोला मार 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 मार, यूक्रेन को लड़वा दिया, उसके बाद पीछे हट गया। अब यूक्रेन बोला महाराज हम घुस गए, अब कुछ करो। कहता करेंगे, पहले अपने रिसोर्सेज हमको दो। मिनरल डील साइन कर ली। तो ये है आज सीरिया की और पूरी दुनिया की असलियत और अमेरिका की असलियत। समझ रहे हैं? तो देखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।